इखलाक को मार दिया, पहलू खान को मार दिया, जुनैद को मार दिया, कासिम को मार दिया, कय्यूम को मार दिया, अल्ताफ़ को मार दिया, लेकिन सब खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मुसलमानों का खराब जहर बोला जा रहा है, 20 लाख मुसलमानों को खड़े होकर के उनका नरसंहार करने की बात की जा रही है। सब खामोश है, ना अखिलेश कोई जवाब देते हैं, ना ही राहुल गांधी उस पर कुछ बोलते हैं, ना कोई ट्वीट करते हैं। महात्मा गांधी पे आपने ट्वीट कर दिया, उनका अपमान हुआ। मुसलमान 20 लाख मुसलमानों को खड़े करके गोली मारने की बात, आप उस पर कुछ नहीं, खामोश रहते। हमारे हिस्से में वही मुफलिसी आई, हमारे हिस्से में जो है आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जेल आई, हमारे हिस्से में हमारे उजड़े हुए मकान आए, हमारे हिस्से में हमारी इबादत गाहों को गिरा दिया गया। यही सब हमें मिला। हमारी फैक्ट्रियों को ख़त्म कर दिया गया दंगे करवा करके। तो हम आज उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा है। सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है। तो सवाल ये है कि इन पार्टियों ने जो हमारे वोट को लेकर के हुकूमत किया है, इन्होंने हमें हिस्सेदारी नहीं दी, मजबूर होकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में को उत्तर प्रदेश में आना पड़ा। अखिलेश यादव अगर बीजेपी राम की मूर्ति लगाने की बात कर रही है तो अखिलेश यादव परशुराम की बात कर रहे हैं। एक हार्ड हिंदुत्व पे है, एक सॉफ्ट हिंदुत्व पे। हर कोई अपने आप को बड़ा हिंदू बनाने के उसमें लगा हुआ। तो रह गई बात, मौजूदा वक्त में एक मुसलमान ही एक ऐसा समाज है जो पूरी तरीके से सियासी यतीमी की ज़िंदगी उत्तर प्रदेश में गुजार रहा था। नरेंद्र मोदी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, अमित शाह को नोटिस दिया, राहुल गांधी को नोटिस दिया, हमारे लीडर को एक भी नोटिस नहीं मिली। तो जाहिर सी बात है कि इस देश में अगर कोई सेकुलर लीडर है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। एआईएमआईएम के यूपी सदर शौकत अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि लगातार ज़मीनी स्तर पर आप लोग उतरे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं छवि बनाई जा रही है कि बूथ पर एआईएमआईएम मजबूत नहीं है। किस तरीके से देख रहे हैं इन चीज़ों को? नहीं, वो जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। हमारे पास पूरी लिस्ट है और बगैर बूथ पे जब तक लोग नहीं होंगे, जब तक हम कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन पे मैं 7 सालों से काम कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, और लगभग हमारा 80% बूथ कंप्लीट हो चुका है। 20% है, उसको भी हम लोग 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर है और हम पूरी मजबूती के साथ 2022 का इलेक्शन लड़ेंगे। 2022 का चुनाव जो है लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही एंट्री मुस्लिम हिस्सेदारी की मंचों से होने लगी है तो मुसलमानों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया गया है सेकुलर पार्टियों की जमातों द्वारा। कैसे देख रहे हैं शौकत साहब इन चीज़ों को, और मुस्लिम हिस्सेदारी को किस तरीके से यूपी में मजबूत करने का काम कर रही है एआईएमआईएम? देखिए, हमेशा मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी से महरूम रखा गया है, ये कोई नई बात नहीं है। और समाजवादी पार्टी बीजेपी का खौफ दिखा करके मुसलमानों का वोट लेती है और बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों का खौफ दिखा करके, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। 4 मरतबा उत्तर प्रदेश में समाजवादी की हुकूमत रही, 4 मरतबा बीएसपी की रही। मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पर इनका साथ दिया, वोट डाला, नोट दिया, सपोर्ट किया, इनके डंडे झंडे को कंधों पर रख करके हम लोग लेकर के घूमे। लेकिन हमारे हिस्से में क्या आया? हमारे हिस्से में वही मुफलिसी आई। हमारे हिस्से में जो है आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जेल आई, हमारे हिस्से में हमारे उजड़े हुए मकान आए, हमारे हिस्से में हमारी इबादत गाहों को गिरा दिया गया। यही सब हमें मिला। हमारी फैक्ट्रियों को ख़त्म कर दिया गया दंगे करवा करके। तो हम आज उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा है। सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है। तो सवाल ये है कि इन पार्टियों ने जो हमारे वोट को लेकर के हुकूमत किया है, इन्होंने हमें हिस्सेदारी नहीं दी, मजबूर होकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में को उत्तर प्रदेश में आना पड़ा। क्योंकि शौकत साहब, हमने ये देखा है कि 2014 के बाद से एक अलग तरीके की राजनीति देश में जन्म ले रही है कि हम पहले तमाम पार्टियां जो हैं मज़ारों पर चादरें पेश करने जाती थी, मुस्लिम लीडरों से मिलती थी। अब कहीं ना कहीं वो बंद हो गया है कि अगर हमने ये सब चीज़ें की तो मुस्लिम वोट बैंक हमसे छिटक जाएगा। देखिए, मज़ारों पे जाना या रमज़ान के महीने में आकर के रोज़ा हम रखते थे, उनके मुंह में खजूर डालते थे, ये सब उनका एक सियासी स्टंट था। और वही सी सियासी स्टंट ने जो है हमें धोखा दिया है। अखिलेश यादव अगर बीजेपी राम की मूर्ति लगाने की बात कर रही है तो अखिलेश यादव परशुराम की बात कर रहे हैं। एक हार्ड हिंदुत्व पे है, एक सॉफ्ट हिंदुत्व पे। हर कोई अपने आप को बड़ा हिंदू बनाने के उसमें लगा हुआ। तो रह गई बात, मौजूदा वक्त में एक मुसलमान ही एक ऐसा समाज है जो पूरी तरीके से सियासी यतीमी की ज़िंदगी उत्तर प्रदेश में गुजार रहा था, लेकिन अब उसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में
एक मुतबादिल एक अल्टरनेट मिल गया है। अब मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मुसलमान और ओबीसी और दलित समाज जुड़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम मजबूती से 2022 का इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि शौकत साहब, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमने देखा कि भाजपा ने पहले नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस की तरफ से नारा दिया जा रहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम जो है लड़कियों को साइकिल बांटेंगे, उन्हें शिक्षा में मजबूत करेंगे। पर सुल्ली डील्स के जरिए पहले कोई कार्रवाई नहीं होती, देश के प्रधान सेवक खामोश रहते हैं, बुल्ली एप्स बना दिया जाता है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, एआईएमआईएम ही मंचों से आवाज उठाती है और फिर आप ही के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भड़काने का काम मुस्लिम समुदाय को कर रहे हैं। देखिए, आरोप तो लगेगा और आरोप जो लगाने वाले हैं ना वो कोई गैर लोग नहीं है, वो भी हमारे कलमा को भाई हैं। और रही बात कि अगर हम भड़काते हैं तो लोगों को जाना चाहिए पुलिस स्टेशन में, हमारे खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए। हिंदुस्तान में 2019 का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा था तो हमारे लीडर ने सैकड़ों जनसभाएं की थी। नरेंद्र मोदी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, अमित शाह को नोटिस दिया, राहुल गांधी को नोटिस दिया, हमारे लीडर को एक भी नोटिस नहीं मिली। तो जाहिर सी बात है कि इस देश में अगर कोई सेकुलर लीडर है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो ये एक इल्ज़ाम है हम पर लगते हैं। और रह गई जो आपने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, अभी आपने जो कहा जिस बारे में वो ऐप जो है, हाँ, बुल्ली ऐप्स के बारे में, तो वो मैंने भी सुना, वो बहुत ही अफसोस की बात है। और अब तक तो वो लोग पकड़े जा चुके होते जिन लोगों ने ये काम किया है, लेकिन अफसोस की बात है। रह गई बात, बेटी सुरक्षित कब रहेगी? जब उसका बाप सुरक्षित रहेगा। बेटी मजबूत कब होगी? जब उसका बाप मजबूत होगा। तो बेटी को अगर मजबूत करना है तो पहले बाप को मजबूत करना है, बेटी को मजबूत करना है, औरत को मजबूत करना है तो उसके शौहर को मजबूत करना है, तो उसका घर खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये एक झूठा वादा है, झूठी बातें हैं और इस तरीके से ये लोग इलेक्शन में बातें सिर्फ करते हैं। सच्चाई तो ये है कि आपने देखा कि एक दलित की बेटी को उसके माँ बाप की गैर मौजूदगी में जिसके साथ रेप हुआ था, ले जाकर के इन लोगों ने रात के अंधेरे में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में उसको जला दिया। तो ये कौन सा इंसाफ है? आप देखिए मुसलमानों की लिंचिंग हो जा रही है, तो ये कौन सी आप बेटी की हिफाजत की बात कर रहे हो? एक बेटी को आप यतीम कर दिए, एक बेटी को आपने बेवा कर दिया। हाँ, तो ये बच्चों के सर से जो है उनके बाप का साया चला जाता है। इखलाक को मार दिया, पहलू खान को मार दिया, जुनैद को मार दिया, कासिम को मार दिया, कयूम को मार दिया, अल्ताफ़ को मार दिया, लेकिन सब खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मुसलमानों को ख़राब जहर बोला जा रहा है, 20 लाख मुसलमानों को खड़े होकर के उनका नरसंहार करने की बात की जा रही है। सब खामोश है, ना अखिलेश कोई जवाब देते हैं, ना ये राहुल गांधी उस पर कुछ बोलते हैं, ना कोई ट्वीट करते हैं। महात्मा गांधी पे आपने ट्वीट कर दिया, उनका अपमान हुआ। मुसलमान 20 लाख मुसलमानों को खड़े करके गोली मारने की बात, आप उस पर कुछ नहीं, खामोश रहते। तो कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट हिंदुत्व पे है। मुसलमान का नाम लेने से लोग परहेज करते हैं, मुसलमान भी इस बात को समझ रहा है। मुसलमानों का नाम लेने से परहेज किया जा रहा है। मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा था कि कानपुर में जब माजिद साहब और आप एक थाने में जाते हैं, एक आरोप लगा दिया जाता है कार्यकर्ता के ऊपर, एक झूठा नारा दिया जाता है कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, तो गिरफ्तारी कर ली जाती है, खुले तौर पर नरसंहार का ऐलान किया जा रहा है। गुंडा एक्ट लगने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं होती और खुद यति ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मेरे सर पर सीएम योगी का हक है। यकीनन ये जो सारे के सारे लोग हैं ये बीजेपी के जोकर है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि भारतीय जोकर पार्टी है। ये सारे जोकर बीजेपी के ही लोग हैं, ये माहौल ख़राब करने के लिए, क्योंकि इनको मालूम है, बीजेपी को मालूम है कि वो दोबारा सत्ता में वापसी नहीं करेंगे, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए थे 2017 में, विकास के एक भी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। आपने देखा कि कोरोना की जो सेकेंड वेव आई थी उसमें क्या हुआ। हाँ, हिंदू भाइयों की लाशें तैर रही थी गंगा में, कुत्ते सूअर नोच रहे थे उसको। तो जाहिर सी बात है ये लोग ऑक्सीजन नहीं दे पाए, दवा नहीं दे पाए, हॉस्पिटल में बेड नहीं दे पाए। तो ये अगर विकास के नाम पे बात करेंगे तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट फेल है। तो आप ये सामने हिंदू मुस्लिम और रिलीजियस बेस पे ये चुनाव लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की आवाम को जब मुस्लिम हिस्सेदारी की बात जोर शोर से की जा रही है? नहीं, बिल्कुल मैं कहूँगा जिस समाज का अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और लोकतंत्र के लिए ये बेहतर भी है, हमारा लोकतंत्र भी इससे मजबूत होगा। हर समाज का अपना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसकी आवाज़ होनी चाहिए। जिस तरीके से दलितों की आवाज़ है, जिस तरीके से पटेलों की आवाज़ है,
जिस तरीके से ठाकुरों की आवाज़ है, जिस तरीके से ब्राह्मणों की है, उस तरीके से मुसलमानों की अपनी आवाज़ होनी चाहिए। AIMIM के यूपी सदर मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तमाम पार्टियों की अपने अपने नेता मौजूद हैं, तो क्यों नहीं मुस्लिमों की एक पार्टी, एक लीडरशिप खड़ी की जाए इस 2022 के चुनाव में।